अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। सुप्रीम कोर्ट के एक और दो टोक हुक्म के बाद अब बज़ाहिर मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन से मुताल्लिक इबहाम दूर हो गया है और इसी वाज़ेह हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन भी एक बार फिर पूरी तरह से मुतहर्रिक हो गया है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान की तरबियत का दोबारा आगाज कर दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की पिटीशन को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन पीटीआई अभी भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। अब पीटीआई को उम्मीद पेशावर हाई कोर्ट से है, जहां इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरखास्त की समाअत कल के लिए मुकर्रर है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया जा चुका है। उधर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बाद जहां इलेक्शन कमीशन ने तैयारी पकड़ ली है, वहां सियासी जमातें भी इलेक्शन मुहिम में जुट गई हैं और जिस भी जमात को यह भाम या खदशा था कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है, वो दूर हो गया है। तभी वो आसिफ अली जरदारी जो चंद हफ्तों तक इलेक्शन में मुमकिन ताखीर का इंदिया भी दे रहे थे और बज़ाहिर उसको वेलकम भी कर रहे थे, अब उनको भी वक्त पर इलेक्शन होने का यकीन हो गया है। पेशावर में मौजूद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बकौल आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर ही होंगे, किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने फैसलों में अटल होते हैं, उनके फैसले पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। इलेक्शन से मुताल्लिक गैर यकीनी दूर होने के बाद अब सियासी जमातों ने अपनी हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए भी बुलंदोबांग दावों के साथ सियासी पत्तों को भी शो करना शुरू कर दिया है। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद न करने की हिदायत भी कर दी है, जबकि इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में दीगर जमातों से सियासी जोड़ तोड़ कर रही है, जबकि पंजाब में अहम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है और बिलावल भुट्टो जरदारी कल से पंजाब में पड़ाव डाल रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीग ने भी पंजाब में अपना किला मजबूत करने के लिए बागदौड़ शुरू कर दी है। जहां फिलहाल नून लीग की सियासत सिर्फ साफ छुपती भी नहीं और सामने भी नहीं आती कि पॉलिसी पर गामजन है। जहांगीर तरीन और अलीम खान की इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी से नून लीग की सीट एडजस्टमेंट का शोर मचा था, इस मुतालिक भी ताहाल कुछ वाज़ेह नहीं बल्कि मुतज़ाद बयानात भी सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज IPP के सदर अलीम खान ने यह वाज़ेह किया कि नून लीग से मामलात अभी तय नहीं पाए। हमारा अभी तक PMLN से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। हमारे मुज़ाकरात जरूर हो रहे हैं। कोई भी पार्टी का जो मेंबर है वो लिए प्रायोरिटी है, तो हम किसी की गर्दनें उतार के अपनी सियासत नहीं चमकाएंगे कि हम किसी की कुर्बानियां दे के अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम जीत जाएं और बाकियों को कुर्बान कर दें। ऐसी सियासत हम नहीं करते। अलीम खान का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन नून लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ के बकौल पंजाब में काफली के सिवा किसी से इत्तेहाद नहीं होगा और पीपल्स पार्टी का पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना दरअसल 2018 के सहूलतकारों को CV देने के मुतरादिफ है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड का तस्करा करें, आप इंसाफ का तस्करा करें, मगर अपने लिए वही सहूलतकारी ढूंढें, वही 2018 वाले लोगों को इशारे दें। एक और नौजवान लीडर जब ये कहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो 2018 के सहूलतकारों की तरफ देखे, अपनी CV पेश करे। उसने वो अमल किया 9 मई को। अब वो कह रहे हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे खिलाफ पर्चे हो रहे हैं। अगर आप इस बात को जायज करार दे दें तो भाई ये ज्यादती आपने की है। नून लीग का कॉन्फिडेंस और हरीफों को चोट लगाना अपनी जगह, लेकिन जमीनी हकायक देखिए तो नून लीग के लिए सूरत हाल इतनी मुवाफिक नहीं। नून लीग की कबूलियत का तोती तो जरूर बोल रहा है, लेकिन मकबूलियत के लाले भी पड़े हुए हैं। तभी फिलहाल नून लीग को सियासी और इलेक्शन तैयारी बंद कमरों के गिर्द घूम रही है। दीगर सियासी पार्टीज जलसे और वर्कर कन्वेंशन में मसरूफ हैं, वहां नून लीग मैदान से मुकम्मल गायब दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं कि इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है, सारी जमातों नहीं इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी 27 से लड़काना में अपना पहला जलसा करने जा रही है, अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू करने जा रही है। तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क के अंदर वर्कर कन्वेंशन कर रही है, लेकिन नून लीग की मुहिम अभी तक बंद कमरों में जारी है। इसकी क्या वजह सर? जी इंशाल्लाह आपको मालूम है कि 22 तारीख जो है वो उम्मीदवारों का कागज दाखिल करने का आखिरी दिन है। उसके फौरन बाद बल्कि उन्हीं दिनों में ऐलान हो जाएगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून एक और इंतहाई अहम काम जो जरूरी है वो ये है कि उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हो रहे हैं टिकट्स के लिए। वो आपको मालूम है 10 दिन से लास्ट जारी है, अगले 4 दिन भी जारी रहेगा। ना सिर्फ पूरे मुल्क के बल्कि खवातीन के और जो अकलियतें हैं उनके भी इंटरव्यूज होने। लिहाजा हम इस वक्त इस एक्सरसाइज में मसरूफ हैं। उसके साथ ही पार्टी का मंशूर जो है बिल्कुल हतमी मराहिल में उसकी फाइनल एडिटिंग हो रही है। तो लिहाजा जैसे ही कागजात नामजदगी दाखिल हो जाएंगे 22 तारीख को, उसके फौरन बाद अगले एसेंशली हफ्ते और इतवार से
मुस्लिम लीग नून की मुहिम का आगाज हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करने वाले मियां नवाज शरीफ ने भी कोई फैसला किया कि वो इलेक्शन कहां से लड़ रहे हैं? कोई हल्के उन्होंने अपने लिए चूज किए हैं कि वो कहां से आ रहे हैं? जी अभी आदमी फैसला नहीं हुआ, उस पर डिस्कशन हो रही है। वो भी आपको मालूम है कि 22 तारीख को जो आखिरी दिन है उस दिन ये सब क्लियर हो जाएगा, जिस दिन उनके कागजात नामजदगी दाखिल होंगे इंशाल्लाह। सर, आपकी पार्टी दावे तो बड़े बड़े कर रही है कि हम पंजाब से 120 सीटें जीत लेंगे, 120 से ज्यादा सीटें हम जीत लेंगे, लेकिन जनूबी पंजाब से जिन इलेक्टेबल्स पे आपको आसरा था कि वो आपकी पार्टी में आएंगे, वो तो नहीं आ रहे। हमारी इत्तला के मुताबिक, हम न्यूज़ की खबर के मुताबिक, जनूबी पंजाब से 20 से 25 के करीब जो इलेक्टेबल्स का ग्रुप है वो इंडिपेंडेंट आ रहा है, वो नून लीग के टिकट्स नहीं ले रहे, नून लीग में शामिल नहीं हो रहे। तो फिर कैसे पूरे करेंगे 120 सीटें पंजाब से आप? जी देखिए, हर जमात इलेक्शन से पहले अपने इत्मीद का इजहार करती है, लेकिन मामला तो पाकिस्तान की आवाम के हाथ में, अल्लाह ताला के करम पर है। बहुत सारे ऐसे लोग जो समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट खड़े हो सकते हैं, वो खड़े होंगे, लेकिन हमें बहुत ये तवक्को है कि जैसे इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान के आवाम को ये एहसास, जो अभी पूरी तरह नहीं हुआ लेकिन होगा, कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की कितनी जरूरत है, उस सियासी इस्तेहकाम के लिए हमें नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने हैं। तो मेरी ये जाती राय मैं दे रहा हूँ आपको, अपना जाती तज्जिया दे रहा हूँ कि बहुत सारी नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को गैर मुतवक्के कामयाबी मिलेगी, और सिर्फ जनूबी पंजाब में नहीं, पूरे मुल्क में। सर, इसकी एक वजह तो शायद ये भी लगती है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून को पंजाब में जो मकबूलियत का क्राइसिस था, उस क्राइसिस से नून लीग अभी तक निकल नहीं सकी, मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के बावजूद, जिसकी एक वाज़ेह वजह यही नजर आती है कि नून लीग के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन है बयानियों को लेकर। आपका बयानिया क्या होगा? कभी आप एहतसाब की बात करते हैं, कभी वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, कभी सिर्फ मखसूस लोगों के हिसाब किताब की बात होती है। तो इस कंफ्यूज बयानिया के साथ लगता है कि आपके बयानिया में तसल्सल ना होने की वजह से आपकी पार्टी जो है वो अवाम में पजीराई हासिल नहीं कर पा रही। जी मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये मकबूलियत का जो क्राइसिस है ये खुद साख्ता बना लिया है। जो सर्वेज हैं वो गाइडलाइंस होती हैं। मुस्लिम लीग नून को ये एहसास है, जिस तरह अगर मैं याद कराऊं आपको, जुलाई 2018 में जब इंतखाबात हुए तो अप्रैल 2018 तक तो मुस्लिम लीग नून इंतखाबात जीत रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ ये सब हम जानते हैं। तो लिहाजा ये सर्वेज गाइडलाइन तो हो सकते हैं, लेकिन ये भी सोचना जरूरी है कि तमाम सर्वेज, बहुत बड़ा सर्वे भी होगा तो चंद हजार लोगों पर मुश्तमिल होता है। कौमी असम्बली की हर नशिस्त जो है वो तकरीबन इस वक्त 6-6.5 लाख वोटरों पर मुश्तमिल है। तो लिहाजा सिर्फ एक नशिस्त का अंदाजा लगाना मुश्किल है 2,500 लोगों से। तो इससे जो नेशनल इश्यूज हैं उनमें अभी ये जो अवामी राय है, ये भी एक ट्रेडिशन है कि इलेक्शन कैंपेन शुरू होने के बाद आखिरी 15 दिन में ये सब मामला सेटल होगा, जब पाकिस्तान के अवाम ये सोचेंगे कि उन्होंने अपने बच्चों की जो मुस्तकबिल की, मुआशी मुस्तकबिल की, रोजगार के मुस्तकबिल की, खुशहाली के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी किसको देनी है। और हमारी तो ये दुआ और तवक्को है कि ये जिम्मेदारी मियां नवाज शरीफ को देंगे। सर, वैसे अमूमन जब किसी पार्टी के बारे में ये लग रहा होता है, ये तासुर बन रहा होता है कि उस पार्टी की हुकूमत आने वाली है, तो लोग अपनी पार्टियां छोड़कर उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ तो सूरत हाल उलट है कि नून लीग से लोग छोड़कर जा रहे हैं उल्टा, बजाय ज्वाइन करने के। अहमदाबाद से मेहताब अब्बासी साहब, जो कि नून लीग के बड़े दरीना कारकुन थे, वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, बल्कि छोड़ चुके हैं। शायद हकान अब्बासी साहब पार्टी छोड़ रहे हैं, 2 दिन तक उनका भी शायद आ जाएगा बाज़ाब्ता ऐलान भी कि वो मुस्लिम लीग नून से अलग हो रहे हैं। क्या वजह है? आपकी पार्टी के अपने लोग, बड़े बड़े नाम, क्यों पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, इसकी बेहतर वजाहत तो वही दे सकते हैं। दोनों बहुत सीनियर हैं और मेरे लिए तो बहुत ही मोहतरम हैं। मेरे कॉलीग्स रहे हैं दोनों। शायद अब्बासी साहब 15 साल कॉलीग रहे हैं। अब्बासी साहब पहली जो थी कौमी असम्बली 2008 वाली, उसका हिस्सा थे। तो लिहाजा हमारे लिए तो सब बहुत मोहतरम है। लेकिन पार्टी का इर्तिका भी होना है, इवॉल्व भी होना है, और जो नए हमारे चैलेंजेस हैं उसके मुताबिक भी हमें लेकर चलना है। तो लिहाजा अगर कोई ये फैसला करता है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून, ये अब्बासी साहब, दोनों अब्बासी साहिबान हैं, दोनों ने जो है वो, एक ने तो पिछले इलेक्शन में भी 2018 का था, उसमें भी मुस्लिम लीग नून की हिमायत नहीं की थी सरदार मेहताब साहब ने। शायद अब्बासी साहब ऑफ कोर्स मौजूद थे और मौजूद रहे हैं, लेकिन मैं पुरुमीद हूं कि कम से कम शायद अब्बासी की हद तक मुस्लिम लीग नून को किसी मुखालफत का सामना नहीं होगा। वो खुद
पार्टी के जो सबसे सीनियर तरीन ओहदों पर और पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदों पर फाइज रहे हैं, उनकी राय ये हो सकती है, लेकिन उनसे भी मेरी इस्तदा होगी आपके तवज्जुह से कि अगर उनके जहन में मौजूदा बहरानों का कोई हल मौजूद है और अगर वो खुद इंतखाब नहीं लड़ रहे, तो फिर उन्हें कौम के सामने वो हल लेकर आना चाहिए, क्योंकि जिन बहरानों की तरफ वो निशानदेही करते हैं उनसे लड़ने का तो तरीका यही है कि इंतखाब लड़ा जाए और फिर बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए उन बहरानों से निपटा जाए। तो इंतखाबी अमल से बाहर रहकर तो सिर्फ गुफ्तगू हो सकती है, शायद वो समझते हैं कि वो भी खिदमत है, लेकिन हमारी अभी भी उनसे ये ख्वाहिश होगी कि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंतखाब लड़े और पार्टी को जो उनका बहुत तजर्बा है उससे मुस्तफीद करें, ताकि हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर सकें इंशाअल्लाह। ऐसा लगता है कि मसला सिर्फ जो है वो अप्रोच का मसला नहीं है, इश्यूज को लेकर, बहरानों को लेकर पार्टी के अंदर भी कुछ मसाइल चल रहे हैं, और ऐसे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं शायद हक़ान अब्बासी के पार्टी के अंदर जिन्हें अब तक पार्टी एड्रेस नहीं कर सकी या करना नहीं चाह रही कि वो अपने फैसले पर डटे हुए कि वो पार्टी छोड़ेंगे छोड़ेंगे? जी, यही मैं ज़ाहिर है मैं इस पर क्या सराही नहीं करना चाहता, वो बेहतर खुद बहुत उन्होंने भी रिसेंटली एक पॉडकास्ट पे 2 घंटे का इंटरव्यू दिया है, लेकिन ये बात वाजे नहीं हो सकी कि असल इख्तलाफ की बुनियाद क्या है, क्योंकि सियासत में, खासतौर पर पाकिस्तान की सियासत में, तो कभी भी आपको आइडियल हालात नहीं मिलते कि सब कुछ ठीक हो और जमहूरियत भी ठीक चल रही हो। पाकिस्तान में तो हमेशा एक तनाव है, वो सिविल मिलिट्री तनाव है, वो एक तनाव पाकिस्तान में आईनी हुकूमत और मजहबी बुनियादों के ऊपर हुकूमत का है, पाकिस्तान में ये फेडरलिज्म का तनाव है। इन सारे तनाव की मौजूदगी में ही हमें रास्ता तलाश करना है, और इस पर तो मुस्लिम लीग नून कन्विंस है कि इन मुश्किल ये जो माइन फील्ड है, बारूदी सुरंगों से भरा हुआ मैदान है, इसमें से अगर कोई हमें निकाल कर ले जा सकता है वो मोहम्मद नवाज शरीफ है। अच्छा सर, मियां जावेद लतीफ साहब तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि काफली के अलावा पंजाब में किसी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं कर रहे। ये जो आईपीपी के साथ आपकी बातचीत शुरू हुई थी, अलीम खान साहब का बयान भी कुछ देर पहले हमने चलाया भी कि वो भी कह रहे हैं कि अभी तक हमारी कोई बात तय नहीं पाई। तो ये क्या चल रहा है माजरा? क्या जो आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट का जो मामला था वो डी ट्रैक हो गया है या अभी भी ट्रैक पे है वो मामला? जी, अभी सिर्फ एक उनके साथ इब्तदाई गुफ्तगू हुई है, लिहाजा जो हतमी फैसला है वो हमारे कॉलीग्स ने बता दिया है कि काफली के साथ एडजस्टमेंट होगी। उसके अलावा तो फिर अभी एक तवील गुफ्तगू होनी है इसके ऊपर, और चूंकि अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ लिहाजा उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि ये फाइनली इसकी शक्ल क्या हो। दूसरा सर ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से क्या राय चल रही है पार्टी के अंदर? काफी दिनों से डिस्कशन चल रही है, आप भी उन डिस्कशंस का हिस्सा थे। क्या कोई है चांस पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में इत्तेहाद का या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से? जी बिल्कुल मार्जिन है, और पीपल्स पार्टी के साथ पहली दफा आपको मालूम है कि हमने 2008 में चंद महीने एक मखलूत हुकूमत में हमारे वज़रा मौजूद थे, और फिर अभी 2022-23 में जो 16 महीने की 15 जमातों की हुकूमत थी उसमें पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ थी। तो उस दौरान जो है वो पार्लियामान में और काबीना में एक बड़ा मुस्बत ताउन देखने में आया था, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि बजाय ये कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तलख बयानात हैं पिछले चंद हफ्तों से उसको बुनियाद ना बनाया जाए, बल्कि वो जो मुस्बत ताउन रहा है 16 महीने की हुकूमत में उसको बुनियाद बनाकर आगे बढ़ा जाए और दरवाजे खुले रखे जाए। कोई डिस्कशन वगैरह चल रही थी पिछले दिनों सदर पाकिस्तान के हवाले से? मौलाना फजल रहमान साहब भी मियां नवाज शरीफ साहब के सामने बाज़ाब्ता तौर पर इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो अगले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आना चाहते हैं, और गालिबन 24 जून को जो मुलाकात हुई थी आसिफ अली जरदारी साहब की मियां नवाज शरीफ के साथ दुबई में, उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, मुआहिदा नहीं अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस पार्टी की ज्यादा सीटें होंगी वज़ीर-ए-आज़म उसका होगा, दूसरे नंबर वाली पार्टी जो है उसको प्रेसिडेंट का ओहदा दिया जाएगा। तो कितनी सदाकत है सर इन खबरों के अंदर? जी, इसमें सिर्फ एक बुनियादी हकीकत है, वो ये है कि सदर का फैसला दर हकीकत 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अवाम जो जिन इन लोगों को मुंतखब करेंगे उनकी अददी हैसियत पर होगा। तो लिहाजा अभी कोई वादा या कोई कमिटमेंट नहीं हो सकती जब तक वो अवाम का फैसला इंशाल्लाह 8 फरवरी का सामने ना आ जाए। उसके फौरन बाद जाहिर है जब नंबर्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर जो मुख्तलिफ जो उम्मीदवारान हैं उनसे गुफ्तगू होगी। लेकिन जाहिर है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उन्होंने हमारे वोट भी लेने हैं तो फिर उसके लिए जो है वो ताउन भी दरकार होगा। और इसलिए आप ये देखते हैं कि शायद यही वजह है कि
जरदारी साहब की जो गुफ्तगू है वो उसमें मसालियत और मफामत है, क्योंकि वो समझते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है सेनेट के इलेक्शन में भी और फिर सदर के इंतखाबात में, जहां दोनों जमातों को एक दूसरे के साथ ताउन की जरूरत पड़ेगी। सर, आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि जरदारी साहब को फिर प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए अकोमोडेट किया जा सकता है। जी नहीं, इसमें कोई भी हतमी तौर पे इसको हमने जो है जायज नहीं कहते ना, इम्कान से खारिज नहीं किया। और ये भी एक सबक है कि जो हम एक नफरत के दौर से गुजरे हैं 2018 और 22 में, जिसमें एक जमात का ये ख्याल था कि उनके अलावा बाकी सब गद्दार और काफर और चोर डाकू हैं, मीर जाफर हैं, जानवर हैं। हम उस दौर से बाहर आ रहे हैं, हम एक वफामत के दौर में और बाहमी एहतराम के दौर में आ रहे हैं, जिसमें मुखालफत का मतलब दुश्मनी नहीं है। तो लिहाजा जमातें जो हैं वो जमहूरी बुनियादों पे ऊपर, जो पार्लियामान में उनकी बढ़तरी होगी या कम होगा और सूबाई असेंबली में, उसकी बुनियाद पर ही ये फैसले होंगे। अच्छा सर, इलेक्शन ज़ाहिर 8 फरवरी को हो रहा है और इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा एक जो बहस है पिछले एक हफ्ते से जारी है मुल्क के अंदर कि इंतखाबात जो हैं वो उसके लिए आरओज और डीआरओज हैं वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं लिए जाने चाहिए बल्कि वो जुडिशियल अफसरान होने चाहिए। तो इस पर पीपल्स पार्टी भी राय का इजहार कर चुकी है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। इंतजामी अफसरान के आरओ या डीआरओ आने पर तहरीक इंसाफ भी इस पर खुल के अपनी राय का इजहार कर चुकी है, इसकी मुखालफत कर चुकी है। लेकिन नून लीग मुकम्मल खामोश बैठी है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि आप अपने आप को बेनिफिशरी होने की वजह से आप लोग खामोश है कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, इंतजामी अफसरान ही आ जाए, तो इससे तो फिर जो उन पार्टियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको तफ़वीयत मिलती है फिर? जी हमने ये सारे जख्म खा चुके हैं। आपके नाज़रीन को शायद भूल गया हो, 2018 के इलेक्शन जो है वो अदलिया ने करवाया था, जिसकी बदतरीन सजा हम सब ने भुगती है। उनके होते हुए आरटीएस बैठा, उनके होते हुए ही नताइज तब्दील हुए, उनके होते हुए ही इतनी बड़ी इलेक्टोरल मैनिपुलेशन हुई पूरे मुल्क में। तो लिहाजा चाहे वो इंतजामिया हो या अदलिया, गारंटी कोई नहीं है। गारंटी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कॉन्डक्ट है जो उस दिन हमें देखने में मिलेगा। तो लिहाजा यही वजह है कि जब हमने इतना बड़े जख्म खाए हैं 2018 के इंतखाबात में, अदलिया के हाथों जो इलेक्शन हुए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में हुए थे, तो लिहाजा बजाय ये कि इस पर बहस की जाए कि कौन इलेक्शन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन पर हम सब जमातों को दरअसल उनके साथ ताउन भी करना है और उन पर दबाव भी डालना है कि जिस तरह आइन में लिखा है कि इलेक्शन हर लिहाज से साफ, शफाफ और करप्ट प्रैक्टिसेस से पाक हों, गैर आइनी मुदाखलत से पाक हों। ये हमारा चैलेंज है। अदलिया करवाए या जो इंतजामिया करवाए, हमने तो सबको करवा के देख लिया है। 2013 में भी आपको मालूम है, जैसे जरदारी साहब आरओज का इलेक्शन कहते थे, उसका अदालत में टेस्ट हुआ बकायदा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरा कमीशन बैठा। पीटीआई ने कहा जी हम तो ट्रक भर भर के सबूत पेश करेंगे, लेकिन वो सारे जो सबूतों के ट्रक थे वो रद्दी साबित हुए और कमीशन ने ये कहा कि 2013 के इंतखाबात में कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी। तो अभी तक तो अगर हम हालिया सालों में देखें तो सबसे बेहतरीन इंतखाबात 2013 के हैं, जिनके ऊपर अदलिया की स्टैंप भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगला हफ्ता भी कानूनी एतबार से और सियासी एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अली मोहम्मद खान साहब से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। माजी करीब की तरह कल से शुरू होने वाला हफ्ता भी तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी चैलेंजेस का तसलसल ही साबित होगा। आज भी इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते की जो काज लिस्ट जारी की है उसमें बज़ाहिर हर रोज ही तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक मुकदमात की समातों का सिलसिला दिखाई देता है। कल सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस की समाअत करनी है और ये वो ही केस है जो तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल का तयन करेगा। बिलखुसूस जब तहरीक इंसाफ को अपने इंतखाबी निशान बल्ले के लाले पड़े हुए हैं। याद रहे कि हाल ही में होने वाले तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 13 दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। इस केस के अलावा इलेक्शन कमीशन ने कल ही बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है, जबकि अगले रोज यानी 19 दिसंबर को इसी केस में खान साहब और फवाद चौधरी पर अडयाला जेल में फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान भी है। दूसरी जानिब
इसी इलेक्शन कमीशन तौहीन का मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी जेर समाअत आएगा, जब कल इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ साबिक चेयरमैन की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। एक तरफ PTI को कानूनी मुश्किलात का सामना है, वहां सियासी मामलात पर भी तहरीक इंसाफ के चैलेंजेस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हाल ही में इलेक्शन में इंतखाबी अमले से मुताल्लिक और इलेक्शन में मुमकिन ताखीर का सबब बनने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, उसने तहरीक इंसाफ पर इलेक्शन में ताखीर की साजिश रचाने का नया इल्जाम लगाने का मौका दिया। और अब सियासी जमातों ने एक नए बयानिए के तहत तहरीक इंसाफ का मुहासरा करना शुरू कर दिया है। ताहम तहरीक इंसाफ अब भी अपनी हिकमत अमली से पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसका दिफा भी कर रही है और बजाय इस मामले पर मुआफी मांगने के बजाय भरपूर कानूनी जंग लड़ने का इंदिया भी दे रही है। मेरे तक आने से पहले देखें, उस पे एक जुडिशियल ऑर्डर पास हुआ है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज ने पास किया है, उन्होंने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए पास किया है। ठीक है, तो पहले तो कंटेम्प्ट अगर देखते हैं तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस है ना, फिर काफी सारी चीजों से गुजर के आना पड़ेगा। तो हम अपना उस पे मेरिट पे उसे कंटेस्ट करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, कंटेस्ट करेंगे डेफिनेटली। इसमें माफी वाली बात ही नहीं है, इसमें तौहीन क्या है। इस सारे सियासी माहौल के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ी सी जो एक उनके लिए अच्छी खबर थी वो आज लतीफ़ खोसा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत थी। लतीफ़ खोसा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहे हैं, साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ में मजीद शमूलियतों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तफसीली बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान आपके सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं अली भाई कि ये इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी मैदान के बजाय अब वर्चुअली जलसे करने पे चली गई है। आज भी आपकी पार्टी एक वर्चुअल जलसा कर रही है और इलेक्शन में तो फिर आपको निकलना पड़ेगा बाहर, और लगता है कि असल जो आपको फाइट है, अगर आपने इलेक्शन में जाना है तो आपको फिजिकल मैदान में निकलना पड़ेगा। ये वर्चुअल जलसे ज़्यादा लगता है कारामद साबित नहीं हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक वर्चुअल जलसे का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं, और जिस तरह दुनिया कोविड के बाद बदली कि कोविड के दौरान जब हम सब एक दूसरे से कटे, उसके बाद जूम और ये सारी मीटिंग सारा कुछ स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा सारा थीमेटिक सी चेंज हो गई हैं। आज आपके जितनी मल्टीनेशनल्स हैं, जितने आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सारों में वो चीजें ही एक और दुनिया बदल गई है कि आप एक मीटिंग यहाँ पे हो रहा है, कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। तो इन हालात में ये एक बहुत जबरदस्त स्टेप है। मैं अप्रिशिएट करूंगा तहरीक इंसाफ के जो हमारे वॉरियर्स हैं, सोशल मीडिया की टीमें हैं, वॉलंटियर्स जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में इमरान खान साहब के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ अटैचमेंट है। और जहां ये एक बहुत बड़ी एक एक्टिविटी होने जा रही है, वहां ये भी खबरें हैं कि जनाब कोई लिंक्स डाउन किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के, और ये जनाब आपका ट्विटर नहीं चलेगा या यूट्यूब, तो हम कल कर लेंगे। कौन सा हमने किसी को बिरयानी खिलानी है, हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, किसी भी दिन कर लेंगे, रात को 3 बजे कर लेंगे। तहरीक इंसाफ तो आपको पता है हमारा तो वर्कर और वोटर सपोर्टर तो हमारे साथ हर वक्त इंटैक्ट रहता है। लेकिन सर मसला ये है कि आपने पेशावर में जलसा करना था। मुझे ये कहने दीजिए कि जहां ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो इंशाल्लाह आप देखेंगे आज एक नई तारीख रकम होगी, वहां बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा हमारी तमाम उन लोगों पे जो जिम्मेदार हैं इस मुल्क में आजाद शफाफ इलेक्शन के और आइन की पासदारी के, कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात और सबसे ज्यादा वोटर सपोर्टर रखने वाली जमात, सबसे ज्यादा ओवरसीज बैकिंग और सपोर्ट रखने वाली जमात, उसको आज मजबूर किया गया है कि वो वर्चुअल जलसा करे। सर वो ओवरसीज जो हैं वो वोट डालने भी आएंगे या सिर्फ जलसे में तो हाजिरी लगा लेंगे? आज आपके 15 लाख लोग आ जाते हैं वर्चुअल जलसे में, या 20 लाख भी शामिल हो जाते हैं अपने घरों से, उससे वक्ती तौर पर तो आपकी भले भले हो जाएगी जी हमारे 20 लाख लोगों ने मैं वर्चुअली ज्वाइन कर दिया, लेकिन असल मामला तो इंतखाबी मैदान के अंदर होना है। असली मामला तो फिजिकली आपने मैदान के अंदर उतर के जंग लड़नी है। पेशावर में आपने जलसा करना था, पहले 1 दिसंबर की डेट आई थी, फिर 10 दिसंबर की आई, फिर 15 दिसंबर की आई। जलसा आप लोगों ने नहीं किया, हालांकि आपके पार्टी कायद की वाज़ेह हिदायत थी कि पेशावर में जलसा करना है, लेकिन नहीं किया गया वो जलसा। वर्चुअल जलसा आप कर लेंगे, भले भले हो जाएगी, लेकिन क्या वो ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालने भी आएगा? देखिए समर साहब, कोई और बात करे तो करे, आप तो मम्मी डैडी नहीं है। आपको तो मैंने इन्हीं कॉरिडोर्स ऑफ पार्लियामेंट में आपको एज अ सर मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूं कि यूएई से, अमेरिका से, कनाडा से बैठ के बंदा अपने बेडरूम से ज्वाइन तो कर लेगा, आपको वोट डालने को आएगा। आपको नहीं पता जो एक बंदा बाहर होता है उसका 20 बंदा पाकिस्तान में होता है? आपको नहीं पता? वही तो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के चिराग हैं, वो वही हैं जो बाहर हैं और वहां से उसके बाद सारी अपनी फैमिलीज को वो कन्विंस करते हैं, और वो फिर सारी कौम क्यों समझी है।
देखें, मैं हमेशा इस बात पे सोचता था कि जहां जहां ओवरसीज लोग ज्यादा है बाहर मुल्क में, वहां से पाकिस्तान में हमें ज्यादा वोट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तान, वो कहते हैं कि यार देखो, हम इस मुल्क से बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व्स हम बढ़ाते हैं, पाकिस्तान को हम कमा के भेजते हैं, लेकिन हम की मुल्क से बाहर, हम इसलिए मुल्क से बाहर हैं कि पाकिस्तान में ऐसी हुकूमतें नहीं आई, ऐसे लोग नहीं आए जो पाकिस्तान में वो रोजगार के मौके दे सके, और तहरीक इंसाफ आके वो करेगी। और मैं ये नहीं कहता कि हमसे गलतियां नहीं, हमसे हुई हैं, लेकिन हमने सीखा है। लेकिन 75 साल में सिर्फ 3-3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, बाकी यही सारे हैं, कभी इधर से कभी उधर से अटैक करते हैं, कभी इकट्ठे होते हैं, ये वर्चुअल दुनिया से, ये वर्चुअल दुनिया से आप, ये वर्चुअल और तखय्युराती दुनिया से आप एक्चुअल दुनिया में, फिजिकल दुनिया में कब उतर रहे हैं? इंतखाबी मैदान के अंदर आप जो है इलेक्शन लड़ना, आपने जलसे कब कर रहे हैं? आपने केपी में बड़ा जलसा करना था, वो आप लोगों ने मौखर कर दिया। पंजाब में बड़े जलसे की आपको हिदायत थी पार्टी कायद की तरफ से, वो भी मौखर कर दिया गया। अभी तक उसी भी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। कब कर रहे हैं जलसे पंजाब और केपी के अंदर? अब तो आ गई है, इलेक्शन का शेड्यूल भी आ चुका है सारा। समर भाई, तखलियाती दुनिया में तो वो हैं जो ड्राइंग रूमों में बैठ के मुल्क की तकदीरों के फैसले कर रहे हैं। हम तो जेलों से और हुकूमत खानों से और पता नहीं कौन सी चक्कियों से निकल के और पर्चों से और थानों से निकल के आपके सामने बैठे हैं। और आज भी आपने देखा होगा, बड़ी बात होती है जनाब, इलेक्शन शेड्यूल आ गया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि एक रात पहले उन्होंने रात को अदालत लगाई, और अच्छा हुआ कि चलो एक अदालत इसलिए भी लगी कि इलेक्शन वक्त पे हो, जो हम चाहते थे वो हो गया। लेकिन चीफ जस्टिस साहब से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या इस पे नजर है जो आज जोब में बलूचिस्तान में हुआ है? आपके हुक्म से, आपके हुक्म से शेड्यूल जारी हुआ और इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त पे होगा। और हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट पे पूरा एतमाद है, जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी से पीछे नहीं हटेगी इलेक्शन डेट से। लेकिन जो हमारे कन्वेंशन नहीं होने दिए जा रहे, जो हमारे लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करने दी जा रही, कौन कह रहा है कि 9 मई के मुलजिमों को ना पकड़ें? 1000 होंगे, 2000 होंगे, 3000 होंगे, करोड़ों तो नहीं है, लाखों तो नहीं है। तो बाकी जो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सपोर्टर है, या फिर आप देखें क्या कंट्रोल्ड इलेक्शन है? क्या ये कोई वो जो अयूब खान साहब के जमाने में यही जो पर्चे वगैरह है पकड़ दकड़, ऐसी के डर से आप लोग बड़ा जलसा नहीं कर रहे पंजाब या केपी के अंदर? वर्चुअली आप जा रहे हैं? करेंगे इंशाल्लाह, हम आएंगे इंशाल्लाह, पंजाब भी आएंगे, पश्तूनख्वा में भी, और सिंध और बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह हम जलसे भी करेंगे, कन्वेंशन भी करेंगे। अगर इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई है, शेड्यूल आ गया है, बाकी जमातें मैदान में होंगी, हम भी जाएंगे, देखते हैं फिर डाले हम सबको जेल में। अच्छा, आप लोगों ने इलेक्शन के लिए कैसे उसे मानती है? आपकी पार्टी ने हाई पेडेस्टल लिया हुआ था इंतखाबात के लिए कि हम वो वाहिद जमात जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात चाहते हैं। ये जो उमैर न्याजी की पिटीशन के बाद जो हुआ, सबको सर्दी लग रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं उमैर न्याजी की सर्दी लग रही है यार। उमैर न्याजी की पिटीशन के बाद जो सारा ब्लेम आपकी पार्टी के ऊपर आया, उससे आपकी वो जो एक पोजीशन थी हाई पेडेस्टल था, वो मुतासिर नहीं हुई आपकी? मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई और नहीं मेरा इंटरव्यू समर अब्बास लेगा, तो इससे आपकी तौहीन तो नहीं होती ना? इसका तो मतलब है आपकी क्रेडिबिलिटी है। तो अगर हम ये लोग कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले कि हमें एग्जीक्यूटिव पे, जो हम पे पर्चे काट रहे हैं, जो हमें जेलों में डाल रहे हैं, जो हम पे जुल्म कर रहे हैं, जो हमारे घरों पे छापे लोगों के मार रहे हैं, जो न चादर है न चारदीवारी का तकद्दुस है, हम ये कहते हैं कि उनके नहीं, हमें अपनी जुडिशरी के हाथ पे ज्यादा जो है वो सिर्फ ये तो नहीं थी, वो तो 50-50 वो सेक्शन ही उड़ाने के हवाले से थी ना आपकी। और रेलेवेंट फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी, इलेक्शन कमीशन था, किसी एक वाहिद अफसर के बारे में पिन पॉइंट करके शिकायत भी नहीं दर्ज करवाएगी, ऑर्डर के अंदर लिखा है। कहीं भी तरीके से शिकायत कि भाई फलां जो डीसी बैठा है वो ठीक नहीं है, फलां जो आरोप आप लगा रहे डिप्टी कमिश्नर वो ठीक नहीं है, कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट भी नहीं आई ना आपकी। इट्स नॉट, देखिए इट्स नॉट अबाउट, ये एक शख्स की बात नहीं है, ये समर अब्बास की बात नहीं है, ये किसी डिप्टी कमिश्नर साहब की बात नहीं है, ये पूरे एक इंस्टीट्यूशन की बात है। मुझे आप एक बात बताएं, आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई जज साहिबान, या पेशावर हाई कोर्ट में, या लाहौर हाई कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट में, या कहीं भी कोर्टों में कोई जज साहिबान, मतलब मेरे जैसा आपके सामने, ये जो मैं आपके सामने जिंदा सलामत बैठा हूं, या 6 फुट का आपके सामने बाहर बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? कि एक ही दहशतगर्दी की अदालत में एक मोहतरम जज थे जिन्होंने अदम सबूत की बुनियाद पर मुझे डिस्चार्ज कर दिया मर्दान दहशतगर्दी अदालत में। तो अगर जज साहिबान स्टैंड ले सकते हैं आइन पे, तो डिप्टी कमिश्नरों को इनको क्या हुआ है? क्या ये ओथ इन्होंने आइन पे नहीं लिया? मेरे अपने वालिद साहब जो है वो सिविल सर्वेंट थे, हमने तो कभी नहीं देखा हमारे उस जमाने में जो हमारे वो लोग थे जिनको हम देखते थे कि वो भी सिविल सर्वेंट्स थे, क्यों नहीं स्टैंड लेते? क्या आइन की पासदारी देखिए, ये कोई इमरान खान की ये जो जुडिशरी की जिम्मेदारी है? आपकी बात से मैं 200% एग्री करता हूँ इस हद तक कि वो लोग जो एमपीओ के ऑर्डर जारी करके आप ही के लोगों को हिरासत में ले रहे हैं, उन पे आपको एतमाद नहीं है कि वो शफाफ इलेक्शन करवा सकते हैं, उनकी ज़ेर निगरानी या उनके ज़ेर इंतजाम शफाफ इलेक्शन हो सकता है। आपका
गिला बिल्कुल जायज है, लेकिन 2017 में इलेक्शन एक्ट के अंदर ये शिक आप लोग जब शामिल हुई थी तो आप लोग बैठे थे कमेटी के अंदर, आप लोगों ने क्यों उसकी मुखालफत नहीं की? आपकी सारी रजामंदी से ये सारा कानून पास हुआ, तब भी ज़रा ये इलेक्शन एक्ट के अंदर से ही गुंजाइश मौजूद है वहां पे। ये देखिए, चीजों को प्लीज देखिए कॉम्प्लिकेट ना होने दें। सिंपल सी बात है कि इन सारे ये जो हमारे साथ जो भी ये सब कुछ हुआ है, मतलब है कि हमें सही वो जिसको एक तरह से कहते हैं ना दीवार से लगा के सही हमारी ऐसी तैसी की गई है हमारे वर्कर और हमारी लीडरशिप की। तो इन हालात में अगर हमारा एक वकील सीनियर आदमी वो सुप्रीम कोर्ट और अदलिया पे एतमाद का इजहार करता है कि हमें आप पे एतमाद है, आप हमें इलेक्शन करा के दें, उससे तो उनकी तौहीन नहीं हुई, उससे इनकी इज्जत बढ़ी है। और इंशाल्लाह जब हमें काजी साहब छुट्टी से वापस आएंगे, जब उमैर साहब को बुलाएंगे, उमैर साहब उनको एक्सप्लेन करेंगे कि हम तो देखिए तहरीक इंसाफ वो जमात है, किसी जमात का लीडर देखिए किसी जमात का लीडर जुडिशरी के लिए जेल नहीं गया। इमरान खान साहब जेल गए, आज अगर ये जुडिशरी आजाद है और काजी साहब आजाद फैसले कर रहे हैं और बाकी तो आइन की सपोर्ट के साथ साथ हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स और वकीलों की स्ट्रगल के बाद ये सुप्रीम कोर्ट आजाद हुई है। लेकिन ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो मुशर्रफ के जमाने में कुछ और होता था। सूरत हाल को कॉम्प्लिकेट करने का इल्जाम आप मेरे पे ना लगाएं। सूरत हाल कॉम्प्लिकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, जहां आपकी बंदे पे, जहां आपकी पार्टी पे इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को डीरेल करने का इल्जाम लगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आप पूरे प्रोसेस को डीरेल करना चाहते थे। इल्जाम आपके ऊपर लगा, आपके बंदे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस हो गया वहां से। समर साहब, बसद एहतराम, देखिए बसद एहतराम हम अपनी सुप्रीम कोर्ट को एतमाद दिलाना चाहते हैं और काजी साहब को भी एतमाद दिलाना चाहते हैं कि आप ही पे तो हमें एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो हमने जो है इतनी स्ट्रगल की है और हम तो ये कह रहे हैं कि हमें एग्जीक्यूटिव इंतजामिया पे नहीं, हमें अदलिया पे एतमाद है। तो इससे तो मुझे आप ये बता दें मुझे कि उमैर न्याजी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए या कंटेस्ट करना चाहिए इससे तौहीन अदालत के नोटिस को? देखिए, मेरे ख्याल में उमैर साहब आके एक्सप्लेन करेंगे, माफी वगैरह की बात नहीं है, हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो हमारी ही जमात है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने हमेशा स्टैंड लिया है। अभी जो पिछली हुकूमत जो पीडीएम की गुजरी है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का हुक्म उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, हम ही थे जो पूरे पाकिस्तान में अपनी सुप्रीम कोर्ट के लिए निकले थे। वो किसी शख्सियत के लिए नहीं निकले थे, हमारे लिए अता बंदियाल साहब हों या काजी साहब हों या कोई हो, उससे पहले उसके बाद हमारे लिए सारे मोहतरम है। जो भी पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा, काजी खुजाद होगा, जो हमारी अदालत उज़्मा, अदालत आलिया में सारे जज जितने बैठे सारे ऑनरेबल हैं। अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं, हमने इदारे को सपोर्ट और उसको मजबूत करना है। तो हम आके एक्सप्लेन करेंगे कि हम तो आप पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं, इससे तो आपके वक़ार में इजाफा हुआ है। सही है, बहुत शुक्रिया अली मुदहान साहब, आपने प्रोग्राम में अपनी वक्त दिया। नाज़रीन, अली मुदहान साहब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज वर्चुअल जलसा कर रही है और बहुत जल्द पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अंदर बड़े जलसे भी किए जाएंगे। भरपूर इलेक्शन कैंपेन रन की जाएगी। ताहम लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी यकीन दहानी करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। प्राइम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पर्थ टेस्ट की। पाकिस्तान क्यों ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल शिकस्त खाए जा रहा है, टेस्ट मैचेस में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहा, और आज जो इतनी बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को हुई है ऑस्ट्रेलिया के हाथों, इसकी वजह क्या थी? क्या बेहतर टीम सिलेक्शन नहीं हुई? खराबी हमसे कहाँ पे हुई? बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान का वो ख्वाब कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में शिकस्त दी जाए, बड़े अरसे से शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पा रहा था। और आज भी एक उम्मीद थी, एक कोशिश थी कि इस मरतबा शायद पाकिस्तानी टीम मुख्तलिफ कर पाएगी, लेकिन वो मुख्तलिफ नहीं हो सका। और 15 साल से हम पिछले 15 टेस्ट मैच जो हम ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर हार चुके हैं। और आज भी पर्थ टेस्ट में 360 रन की इतनी बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को हुई है कि, और हमारी चौथी जो इनिंग्स थी उसमें पाकिस्तान टीम का कोई भी बैट्समैन जो है वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। पूरी टीम जो है वो 450 रन का ताकुब करते हुए 89 रन पर ढेर हो गई। और सिर्फ 3 बल्लेबाज हमारे डबल फिगर में दाखिल हो सके, जिनमें इमामुल हक ने 10, बाबर आजम ने 14 और सऊद शकील ने 24 रन बनाए।
बाकी डबल फिगर में भी कोई प्लेयर दाखिल नहीं हो सका। बाबर आजम दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे, सरफराज अहमद दोनों मैचेस में फ्लॉप रहे, और बाकी भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली। मसला क्या हुआ है? हमने टीम बेहतर सेलेक्ट नहीं की या कुछ और वजूहत थी कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम इतनी बुरी तरह से ये मैच हारे हैं? आगे भी मैचेस हैं, उनमें पाकिस्तान टीम को क्या मुख्तलिफ करना होगा, बात करेंगे सीनियर साफी तजज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दी। सबसे पहले तो बताएं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, जो पर टेस्ट में शिकस्त पाकिस्तान को जितने मार्जिन से हुई है, जितना बुरा हम खेले हैं, क्या आप इसकी तवक्को कर रहे थे, इससे अच्छे की या इससे भी बुरे की तवक्को थी आपको? बहुत बहुत शुक्रिया समर। तवक्को तो इतनी बुरे मार्जिन से शिकस्त की नहीं कर रहे थे हम, क्योंकि पाकिस्तान की टीम फिर भी बेहतर टीम है। टेस्ट मैचेस में अभी वो जो जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती थी, लेकिन जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया 11 खिलाड़ियों का, आपने कोई स्पिनर ही नहीं शामिल किया पाकिस्तानी टीम में। हसन अली को बाहर बिठा दिया आपने, साजिद खान को बुलवाया, मंगल को वो पहुंच गए थे, जुमरात से टेस्ट मैच शुरू होना था, उन्हें नहीं खिलाया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीम में कई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। फिर नुमान अली वहां मौजूद थे। जो 11 रुकनी कॉम्बिनेशन बनाया, 2 खिलाड़ियों को डेब्यू करा दिया गया, और वो तो शुक्र है दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जो 11 रुकनी स्क्वाड का इंतखाब किया था प्रोफेसर साहब ने, जो कि अब डायरेक्टर क्रिकेट बन गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मोहम्मद हफीज, और फिर आप उससे पहले बुलंदो बांग दावे करते हैं। हफीज ने कहा हम कंपीट करने नहीं आए, हम ऑस्ट्रेलिया को हराने आए। तो क्या हो गया आज? कैसे ऑस्ट्रेलिया से कंपीट करना तो दूर की बात, हराना तो दूर की बात। जो दिफाई हिकमत अमली पाकिस्तान ने इख्तियार की पहली इनिंग्स में भी, और दूसरी इनिंग्स में तो आपकी विकेटें खिजा के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आई। धड़ाधड़ जा रहे थे, आ रहे थे। चौथे दिन ही टेस्ट खत्म हो गया। मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजी की कमी थी, प्लानिंग की कमी थी, और उस प्लानिंग की वजह से, क्योंकि मोहम्मद हफीज ने आज तक कोचिंग तो की नहीं है, उनको डायरेक्टर क्रिकेट बना दिया है। ज़का अशरफ साहब जो नई नस्ल के जो क्रिकेटर्स हैं उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। वहाब रियाज 25 लाख रुपए महाना पे चीफ सेलेक्टर बने हुए, क्या टीम उन्होंने सेलेक्ट की, और भी बेशुमार चीजें ऐसी हैं कि जिन पर अगर बात की जाए तो क्या बेहतर ऑप्शन हो सकते थे? एक तो मिर्जा इकबाल बेग साहब, जो पहला, मैं भी आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि सलमान अली आगा को बतौर रेगुलर स्पिनर खिलाना, जो कि एक पार्ट टाइम स्पिनर है, डोमेस्टिक के अंदर भी हमने सलमान अली आगा को रेगुलरली बॉलिंग करते हुए कभी भी नहीं देखा। आपने इतने बड़े टेस्ट मैच में उसे आपने रेगुलर एज अ स्पिन बॉलर आपने खिला दिया। वहां नेथन लॉन को देखें, हर मैच में विकेटें ले रहा है, आउट करके दे रहा है। हमारे यहाँ सलमान अली आगा साहब दोनों मैचेस में कोई विकेट ही नहीं ले सके, और शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस भी मुझे इतनी कोई अच्छी नजर नहीं आई। वो विकेटें भी नहीं ले सके, इतनी अच्छी बॉलिंग वो नहीं कर सके जिस तरह से डेविड वार्नर ने पहले मैच में भी दूसरे में भी जिस तरह से उनको खुल के खेला है। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान के कितने वर्ल्ड क्लास बॉलर को वो खेल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। शाहीन आफरीदी की कोई या तो फिटनेस का कोई क्वेश्चन मार्क है, उनको पाकिस्तान की टेस्ट टीम का भी वाइस कैप्टन बना दिया गया है, पाकिस्तान की जो T20 टीम है उसके वो कप्तान बन गए, लेकिन ये वो शाहीन आफरीदी नजर नहीं आ रहे जो 2021 में हुआ करते थे। क्या उनकी गेंद में बाइट थी, किस तरीके से, क्या स्पीड थी? अब की तो उन्होंने 130 135 अराउंड उन्होंने बॉलिंग की है। और अब आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की जो समर 15 विकेटें गिरी, उन 15 में से आप 12 विकेटें उन 2 डेब्यूटांट ने हासिल की। 7 विकेटें आमिर जमाल ने ली और 5 विकेटें खुर्रम शहजाद ने। शाहीन शाह अफरीदी पहली इनिंग्स में भी एक, दूसरी इनिंग्स में भी 1 विकेट ले सके। और फहीम अशरफ किस दर्द की दवा है, 5 टेस्ट मैचेस में फहीम अशरफ ने सिर्फ 3 विकेटें ली हैं, और इतनी उनकी पिटाई हुई है, लेकिन उनको एज एन ऑलराउंडर खिलाते हैं। बैटिंग में भी उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। मेरे ख्याल में टीम का कॉम्बिनेशन सही नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। और सबसे बड़ी वजह यह कि जब भी अब बाहर जाते हैं, बाउंसी विकेट्स आती हैं, सीमिंग विकेट्स आती हैं, तो हम हाथ पांव खड़े कर देते हैं। तो यहां पर भी बाउंसी विकेट थी, हमसे खेला ही नहीं जा रहा था, खौफ था, पता नहीं क्या चीज थी। हालांकि आप देखें पर दुनिया की तेज तरीन विकेटों में से एक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, और हमने जो तैयारी की है ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले, वो हमने पिंडी स्टेडियम में हमने कैंप लगाए रखा, जिसकी विकेट दुनिया की वन ऑफ द स्लोएस्ट विकेट डिक्लेयर हुई है रिसेंटली। हाँ बिल्कुल, पिंडी में कैंप तो लगाया इन्होंने, स्लैब रख के ना नेट में प्रैक्टिस की कि गेंद तेज कैसे आती है, लेकिन आपकी कोई प्लानिंग, आपकी कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियंस बाकायदा प्लानिंग के साथ उतरे। आपने 17 रुकनी सपोर्ट स्टाफ भेजा हुआ है वहां पर, क्या वो शादी में गए हुए? 19 प्लेयर आपके हो गए साजिद खान को मिलाकर, 36 लोग अगर आप खुद सोचें ड्रेसिंग रूम में होंगे तो क्या माहौल होगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अनप्रोफेशनल अंदाज से चीजों को डील किया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की आज रुसवाई हुई है। क्या तब्दीली अगले मैचेस में आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को करनी चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि ओपनिंग में हमें देखना होगा इमामुल हक की जगह पर अगर जो नौजवान हमारे बल्लेबाज साइम अयूब, उन्हें मौका दिया जाए। बॉलिंग में आप क्या समझते हैं कि अबरार की वापसी आपको नज़र आ रही है? अगले मैच में वो फिट होकर वापस आ सकते हैं? क्योंकि एक मैच के लिए बताया गया था इनिशियली कि वो नहीं खेल पाएंगे, या साजिद खान को लाया जाता है। फास्ट बॉलिंग अटैक में
क्या हो सकता है अगर फहीम अशरफ की जगह पे किसी रेगुलर बॉलर को खिलाया जाए? अगर देखिए, मेरे ख्याल में इनको पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए, एक दो चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि अभी एक टेस्ट की नाकामी पर आप खिलाड़ियों को बाहर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में इनको एक रेगुलर स्पिनर, जिस तरह आप कह रहे हैं समर, एक रेगुलर स्पिनर को खिलाना होगा। और साजिद खान को आपने बुलाया है, अगर फिट हो गए अबरार अहमद तो ठीक है, वो मिस्ट्री लेग स्पिनर है, लेकिन अगर साजिद खान खेलते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो वो उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में हसन अली को इन्होंने गलत ड्रॉप किया था, फहीम अशरफ की जगह हसन अली को आना चाहिए, क्योंकि हसन अली का तजुर्बा भी है। लेकिन जो टीम कॉम्बिनेशन प्रोफेसर साहब ने बनाया उसको देखते हुए, और फिर अभी सलमान अली आगा को ड्रॉप तो नहीं कर सकते, वरना रिजवान तैयारी करके बैठे हुए, और सरफराज को भी एक टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पर आप अगले टेस्ट में ड्रॉप नहीं कर सकते। थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, एक दो चेंजेस हों, और फिर देखते हैं मेलबर्न की विकेट डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू पर्थ, देखते हैं वहां पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। शान मसूद का बतौर कैप्टन टेस्ट, हमारी जो टेस्ट टीम है, पहला इम्तिहान था, आप क्या समझते हैं इस इम्तिहान में वो कितने पास हो सके, कितने % नंबर वो ले सकें बतौर कैप्टन? देखिए, शान मसूद टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, वो टीम से इसलिए बाहर थे कि उन्हें कप्तानी का लोगों को खौफ था कि अगर वो आ गए तो कप्तान बन जाएंगे। उन्होंने इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर की भी कप्तानी की है, और उन्होंने पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की अच्छी कप्तानी की, लेकिन बैटिंग में वो 30 रन उन्होंने पहली इनिंग्स में बनाए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। दूसरी इनिंग्स में वो जल्दी आउट हो गए। अभी एकदम से उसके बारे में किसी राय का इजहार करना मेरी नजर में मुनासिब नहीं होगा। अभी शान मसूद को मौका दिया जाए। शान मसूद पोटेंशियल है उनमें, डरहम यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री हासिल की है, काउंटी क्रिकेट में वो यॉर्कशायर की कप्तानी करते हैं, उनमें पोटेंशियल है। मैं समझता हूं अभी एकदम से उनको हमें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन इंप्रूवमेंट की हर जगह गुंजाइश होती है समझ, और मुझे लग रहा है कि शान मसूद आइंदा आने वाले एक दो टेस्ट मैचेस में मजीद इंप्रूव करेंगे एज अ कैप्टन। वो जो हम बाबर आजम के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कप्तानी के प्रेशर से जब निकल के खेलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, वो दोनों इनिंग्स में लगता है कि अभी वो उसी टेंशन से ही बाहर नहीं आ पाए कप्तानी से हटाए जाने की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बाबर आजम जब वहां भारत में थे तो बयान दे दिया क्रिकेट बोर्ड ने कि ये टीम इंजमामुल हक और बाबर आजम की है, और जब वहां से वो वापस आए इंडिया से तो मैच वो जो रिपोर्ट आई नहीं टीम मैनेजमेंट की, और बाबर आजम को ज़का अशरफ साहब ने बुलाकर उनको कहा कि जी आप व्हाइट बॉल में कप्तानी करें, तो उन्होंने कहा मैं तीनों फॉर्मेट में कप्तानी नहीं करता। मेरे ख्याल में उन पर प्रेशर डाला है। एक हमारा हीरा है, एक ही तो प्लेयर आया इस हीरा में कि जिसने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, तो मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। यकीनी तौर पर जो शिकस्त थी पाकिस्तान की पर्थ टेस्ट में वो एक बहुत ही बुरी शिकस्त थी, लेकिन अगले मैच के लिए पाकिस्तान को पैनिक बटन दबाकर बहुत बड़ी तब्दीलियां टीम में नहीं करनी होगी, लेकिन चंद एक ज़रूरी तब्दीलियां जो हैं वो लाजमन करना होगी ताकि पाकिस्तान अपने आप को इस सीरीज़ के अंदर रेलेवेंट रख सके। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।